आप लोगों का स्वागत है फिर से एनोनिमस गाइड आईएएस के एक नए वीडियो पर। अ, आज हम लोग जो पॉलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट है, हम लोगों ने खत्म कर लिया था पिछले दिन 1858 तक। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्यों लाया गया था? ठीक है ना, 1857 जो था, मतलब 1858 जो था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, उसने क्या किया था कि एक नया एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एक सेटअप लाने की कोशिश की थी, है ना? न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लाने की कोशिश की थी। लेकिन बहुत सारी डिटेलिंग वगैरह ये सब तो एक आप कह सकते हैं एक ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लाने की कोशिश की गई थी। ठीक है ना? लेकिन इसमें जो जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कहा गया था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया था। वो पिछले दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्पेसिफिक नहीं था। ऐसा कहा गया था कि जो गवर्नर्स हैं उनको उनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स होंगे। तो लेजिस्लेटिव पावर्स होंगे तो उनके लिए फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे तो उनके लिए फिर से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कहा नहीं गया था। बस एक ओवरऑल ब्रॉड अ, एक दिया गया था। और फिर जो मेन ड्रॉबैक था 1858 का वो क्या था कि इंडियन्स को इंक्लूड नहीं किया गया। यहाँ पर नाम के लिए ही मान लीजिए, बस इंडियन को एक कुछ इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन, इंडियंस का वो तो एलिट्स ही थे। ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से हाँ, एक स्टार्ट हुआ प्रैक्टिस कि इंडियंस को लाना है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। पहली बार है ये। ठीक है? तो इसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट है। 1861 और 1892 से थोड़ा कम क्वेश्चंस पूछा है यूपीएससी ने। मेनली जो पूछा है वो 1909, 1919 से प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और 1935 से प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी पूछा गया। 1861, 1892 से थोड़ा कम पूछा गया है। मेंस में तो उतना मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन प्रीलिम्स में एक आध बार पूछा गया है, जैसे कि पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में एक बार पूछा गया था। ठीक है? तो अ, ये है। तो लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? ये जो एक फ्लो जो एक बन रहा है, ये फ्लो के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप फ्लो को समझ नहीं पाएँगे। और हो सकता है कि अगले अगले साल, क्योंकि यहाँ से थोड़ा कम पूछा है, तो अगले साल यहाँ पर भी फ़ोकस कर सकती है यूपीएससी। ठीक है? तो इसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि पूछा ही नहीं है, पूछा है लेकिन थोड़ा कम। लेकिन आप लोगों को फ़ोकस तो करना पड़ेगा। ठीक है? तभी आप पूरा जो स्टोरी है, पूरी स्टोरी वो आप समझ पाएँगे। नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है? आप देख रहे हैं ना कि धीरे-धीरे बिल्डअप हो रहा है। धीरे-धीरे इंडियंस के पास थोड़ा-थोड़ा करके पावर आ रहा है। बहुत थोड़ा-थोड़ा करके 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से अभी तक 1861 आ गया, अभी तक इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। हाँ, बस इंडियन सिविल सर्विसेज़ में इंडियंस को थोड़ा बहुत मौका मिलना भी स्टार्ट हुआ। मतलब इसके बाद आप देखेंगे कि ग्रेजुअली इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ता रहेगा और 1919 में डायर किया गया और 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो अब यहाँ से आप एक समझ पाएँगे कि मतलब कितना स्लोली यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो 1861 या मान लीजिए 1858 से या 1861 ही मान लीजिए, यहाँ से थोड़ा-सा रिप्रेजेंटेशन मिलना स्टार्ट हुआ। इंडिया जो कि हमारा ही देश है, हम ही उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए भी हमें ब्रिटिश की इजाज़त बरतनी है। ठीक है? जो भी हो, जैसा सिस्टम है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। इसी को कहते हैं गुलामी वाली ज़िंदगी। ठीक है ना? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये आज हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो इसका फिर रीज़न और प्रोविजंस हम लोग देख लिए, मतलब प्रोविजंस देखेंगे, रीज़न्स थोड़ा आप लोगों ने समझ लिया कि रीज़न्स क्या-क्या है। ठीक है? रीज़न्स क्या-क्या है। और एक रीज़न है यहाँ पर कि इसमें लेजिस्लेटिव जो मेन रीज़न एक बार लिख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे और बार-बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप एक बार अगर लिख लेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है ना? ओके। तो इसका मेन रीज़न्स क्या होंगे फिर? पहला रीज़न होगा कि ये डिसेंट्रलाइज़ेशन। जो डिसेंट्रलाइज़ेशन है, ये एक रीज़न होगा। जो टू मच सेंट्रलाइज़ेशन था और इसका कंप्लेंट्स आ रहे थे,
जो टू मच सेंट्रलाइज़ेशन था और इसका जो कंप्लेन आ रहा था, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम था, तो इसको रिवर्स किया जाएगा फिर से डिसेंट्रलाइज़ेशन जो रेगुलेटिंग एक्ट से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी था, यहाँ से सिचुएशन रिवर्स जाएगा, ठीक है? फिर से डिसेंट्रलाइज़ेशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो डिसेंट्रलाइज़ेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर इंडियन पार्टिसिपेशन, ये भी एक ड्रॉबैक था, हम लोगों ने लिखा भी था लास्ट दिन, तो इंडियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा, बड़ा बड़ा स्टेप है ये। अ, अभी तो नाम के वास्ते ही मान लीजिए, लेकिन धीरे-धीरे यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान सकते हैं, ठीक? तो ये एक हुआ और क्या होगा, नए जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं, इनको अब मान्यता दी जाएगी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाएगी, ठीक है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये 3 सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अ, जिसके कारण ये जो एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये लाया गया था, ठीक है? ओके, सो अभी हम लोग प्रोविशंस में जाते हैं, ठीक है? प्रोविशंस प्रोविशंस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, प्रोविशंस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है? ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट आते हैं, ठीक है? क्या था, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन अभी दिया जाना शुरू होगा, लेकिन सिर्फ एडुकेटेड इंटेलेक्चुअल इंडियंस को। अब उस समय एडुकेटेड एडुकेटेड इंडियंस मतलब वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स में एडुकेटेड एंड इंडियंस, ठीक है? एडुकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इंडियंस जो है, तो अब वैसे एडुकेशन किन को मिल सकता है, जो तब के बहुत बड़े एलिट्स हैं, जैसे कि महाराजाज है, ठीक है? राजा महाराजा ये सब है, और कुछ जो एलिट क्लास है, नाइटहुड वाले, ठीक है? तो वैसे टाइप को मिलना शुरू होगा, ठीक है? तो देखते हैं, फिर लिख लेते हैं एक बार। इट प्रोवाइडेड फॉर द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत यहाँ से हुई, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव का ये मतलब नहीं है कि इलेक्शंस हो रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना? इलेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार नॉमिनेट करेगी, चूज करेगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में बिठा देगी, ठीक है? इसमें इलेक्शंस का कोई रोल नहीं है, ठीक है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब इलेक्शन नहीं है, ठीक है? फॉर द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस with the law making process, ठीक है? एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, ओके? सो अब प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे इंक्लूड किया जाएगा? सो वाइसरॉय विल नॉमिनेट, और वाइसरॉय वुड नॉमिनेट some Indians as non-official members of the expanded council, ठीक है? Of the expanded council, ओके, सो देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द एक्सपैंडेड काउंसिल। तो पहली बात क्या है कि वाइसरॉय का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वाइसरॉय का जो एक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें पहले हम लोगों को पता है 1853 में 12 मेंबर्स थे, और अगर आप उन मेंबर्स को देखेंगे तो वो सभी के सभी ऑफिशियल मेंबर्स थे। कौन कौन मेंबर थे, याद है आपको? 4 मेंबर्स जो कि रिप्रेजेंट करते थे
रिप्रेजेंटिंग द प्रोविंसेस, है ना? क्या-क्या? बंगाल, आगरा, बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है? फिर वाइसरॉय, ठीक है? कमांडर इन चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, वाइसरॉय नहीं, तभी गवर्नर जनरल जो भी है, तभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनका, और एक रेगुलर जज ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, ठीक? तो ये 12 मेंबर। अब अगर देखें तो ये जो इतने भी 12 मेंबर है, ये सभी क्या है? सभी ऑफिशियल मेंबर है और सभी कोई ना कोई पद होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? कोई ना कोई पद होल्ड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर भी ये जो 4 मेंबर है, ऐसा नहीं है कि किसी आम व्यक्ति को भेजा जा रहा है, नहीं। ये भी जो वहाँ के जो गवर्नर हैं, उनके जो मेन अ, ऑफिसर हैं, इनको एज़ रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता था आपके वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है ना? तो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये सभी ऑफिशियल मेंबर हैं, ओके? कोई ना कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट में, ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई ना कोई पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। तो इनको ऑफिशियल मेंबर कहते हैं। नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन है? जो बस लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही मेंबर हैं और कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर रहा है। उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर कहा जाता है, ठीक? तो वाइसरॉय वुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द एक्सपैंडेड काउंसिल, ओके? और क्या हुआ कि काउंसिल जो था वो उसको भी एक्सपैंड किया गया, क्योंकि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अभी आ रहे हैं ना, तो इनको भी मतलब एकोमोडेट तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीट्स बढ़ाना पड़ेगा, तो एक्सपैंड कर दिया गया काउंसिल को, ठीक है? समझ में आया? ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या हुआ 1862 में, 1862 में जो लॉर्ड, तब कौन वाइसरॉय थे? लॉर्ड कैनिंग, है ना? सो लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन-कौन? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। देखिए क्या लग रहा है? एलीट, 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 सारे एलीट लोग हैं। राजा, महाराजा और सर मतलब नाइटहुड मिला है। तो अपने जैसों को ही, अपने जैसे सोच विचार वालों को ही यहाँ पर आने का मौका मिला है, ठीक है? तो ये हो गया इंडियन पार्टिसिपेशन को लेकर जो पॉइंट है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अभी। अभी नेक्स्ट मेजर क्या पॉइंट है? डिसेंट्रलाइजेशन, है ना? देखिए, अगर आप इन वीडियोज़ को फ़ॉलो करेंगे ना, तो आपको अच्छे तरीके से जो स्टोरी है ना, वो इम्प्लांट होता हुआ नज़र आएगा। आपके ब्रेन में एकदम ये स्टोरी अगर क्लियर हो जाए, 1-2 बार अगर आप सुन लीजिए ना, ये वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, तो वीडियो थोड़ा मतलब कहानी की तरह आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ फिर भी, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, ठीक है? और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है? और अगर हो वो मतलब बहुत बड़ा कुछ डाउट है, तो मैं उसके लिए एक छोटा-सा वीडियो भी अ, ला दूँगा, ठीक है? ओके। So next, so Indian Council Act 1861, ये क्या किया? Initiated the process of decentralization, है ना? डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये इन्होंने अभी स्टार्ट करना शुरू किया बाय रिस्टोरिंग the legislative powers to the Bombay and, ठीक है? तो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द पावर्स टू द, कहाँ-कहाँ? फिर से बोलिए, मेरे साथ बोलते रहिए। बॉम्बे, बोल-बोल के लिखिए। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज़। आप खुद लिखेंगे, खुद बोल-बोल के लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको, तभी आपको
देखिए, मेरे लिए भी ईज़ी होता है, मैं पीडीएफ से पढ़ा देता, लेकिन मैं खुद लिख-लिख के, पढ़-पढ़ के कर रहा हूँ। इसके पीछे कारण है ताकि आप भी लिखिए और इसके साथ ही आपका एक मेमोरी डेवलप करना स्टार्ट कर दें। नहीं तो पीडीएफ से मुझे पता है कि आप लोग बस सोते-सोते देखेंगे और उसका कुछ उतना फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं पीडीएफ्स पे ज़्यादा यकीन नहीं रखता। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्पफुल है, वो क्लास के पेस को फ़ास्ट कर देता है, ठीक है? कि मैं इतना अगर लिख रहा हूँ ना, तो वो नहीं लिखूँगा, वो मैं बस पीडीएफ से रीड कर दूँगा। ठीक है? तो इससे क्लास का पेस फ़ास्ट हो जाता है, यही बेनिफिट होता है। लेकिन जो भी हो, अभी हम लोग इस प्रोसेस को फ़ॉलो करते हैं। अगर बाद में मुझे लगा कि पीडीएफ से ही, और अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करें कि पीडीएफ से पढ़ाने के लिए ताकि फ़ास्ट हो जाए, तो हम लोग फिर वो प्रोसेस देखेंगे, ठीक है? ओके, तो पीडीएफ से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए यहाँ तक करते हैं, ठीक ठीक है? अभी के लिए इसी फॉर्मेट में चलते हैं। ओके, सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। ऐसे ही आप मेरे साथ भी पढ़ते रहिए, बोलते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है? ओके, सो does this act does this act reversed reverse the previous previous uh, acts acts centralizing tendencies, ठीक है? टेंडेंसीज centralizing tendencies uh, starting from starting from कहाँ से, starting from regulating act of 1773, ठीक है? रेगुलेटिंग एक्ट से 1773, और ये क्लाइमैक्स और या पीक पे कब पहुंची? 1833 चार्टर एक्ट में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। तो आप पूछेंगे कि 1853 में क्या डिसेंट्रलाइजेशन हुआ? 1853 में वैसे तो कुछ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, बस एक प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन प्रोविजन आया। प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने कहा था ना कि चार चार जन को भेजा जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है? तो वो आया कि एक, चलो एक तो कुछ तो आया, नहीं तो इनके पास कोई पावर नहीं था, ना लॉ मेकिंग में, ना एग्जीक्यूटिव में। बस वो क्या थे, वो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल के एक एग्जीक्यूटिंग आर्म थे, मतलब गवर्नर जनरल जो बोलेगा वो लोग कर देंगे, बस यही होता था वहाँ का गवर्नर। तो ऑर्डर आता था और ये लोग एग्जीक्यूट कर देते थे, बस यही होता था। लेकिन अब से क्या होगा कि यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेशन की जो वहाँ के जो दिक्कत है वगैरह है, तो वो पहुँचते रहेंगे। ओके, तो 1833 में ये आया। 1853 में कहा गया था कि बनाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और ये सब कुछ होगा, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे, ऐसा कहा गया था। और यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गया डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट कि इसने और क्या काम किया। देखिए, बंगाल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, ठीक है ना? बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी। ओके, बंगाल में जो कलकत्ता है, यहाँ पर जो मतलब रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो गवर्नर थे, वो अपना एग्जीक्यूटिव काउंसिल चलाते थे, वही लॉ बनाता था, वही सब कुछ करता था। फिर उसके बाद ऐसे रेगुलेटिंग एक्ट में से एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल आया, ठीक है? वही बंगाल को भी चला रहा है, कलकत्ता बंगाल को भी चला रहा है, और बाकी एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कर दिया गया, ठीक है? और उसके बाद भी जब लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सब स्टार्ट हुआ, उसके बाद भी कलकत्ता में या बंगाल के लिए अलग से कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, ठीक है ना? जैसे इंडियन सेंट्रल काउंसिल है ना, 1833 में 1833 में क्या हुआ है? इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, तो क्या बंगाल के लिए अलग से बना? नहीं बना, ठीक है ना? बंगाल के लिए, उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर आएगा, कि बंगाल में उसके पहले गवर्नर भी नहीं था, अलग से बंगाल के लिए। जैसे मैंने कहा था ना कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर भी है, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर भी है, वैसे कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो तो सेंट्रल है ना, तो बंगाल को सँभालने के लिए गवर्नर चाहिए, तो वो फिर आया। और उसके बाद भी यहाँ पर डायरेक्टली बॉम्बे एंड मद्रास को प्रेसिडेंसीज़ को सारे पावर्स, लेजिस्लेटिव अधिकार सब कुछ दे दिया गया। और अब क्या होगा कि बंगाल और जो भी नए-नए प्रोविंसेस क्रिएट किए गए हैं, उनको भी लेजिस्लेटिव पावर दिया जाएगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दिया जाएगा, ठीक है? तो ये, तो आते हैं फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 established new legislative
काउंसिल काउंसिल्स इन बंगाल। ये ऑर्डर थोड़ा याद रखिएगा, इसके लिए मैं ईयर दे रहा हूँ। 1862 द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, इसको एन डब्ल्यू एफ पी, ठीक है। ओके, फ्रंटियर प्रोविंस, फ्रंटियर मतलब जो बॉर्डर अफगानिस्तान फ्रंटियर था, तो उसको बॉर्डर करने वाले जो प्रोविंसेस थे उनको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर आया 1866 में, ठीक है। एंड पंजाब पंजाब में आया 1897 में, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एस्टैब्लिश न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बंगाल, पहले तो बंगाल में, फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और फिर पंजाब में। और इसी एक्ट के साथ ही बॉम्बे और मद्रास को भी मिल गया। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट देखिए, जो लॉर्ड कैनिंग थे ना, उन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, पोर्टफोलियो सिस्टम, और इसको इस एक्ट में ऑफिशियल स्टेटस मिल गया, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए कि फाइनेंस जो है, इसके लिए एक मिनिस्टर या एक पर्सन होगा जो सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालेगा। तो जैसे कि आज के डेट में अगर आप मान लीजिए कि फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। रेलवेज के लिए रेलवे मिनिस्टर, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होम मिनिस्टर, है ना। ओके, और भी बाकी बाकी जितने भी है, डिफेंस के लिए डिफेंस मिनिस्टर। तो ये है पोर्टफोलियो सिस्टम, इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। तो इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसके पहले मतलब लॉर्ड कैनिंग इस एक्ट के पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिए थे, 1859 में किया था। और इस एक्ट में इसका ऑफिशियल स्टेटस वगैरह सब कुछ मिल गया, मतलब ये एज अ प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1859 में। और फिर 1861 में इसको ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया। देखिए, ये जो भी एक्ट्स बन रहे हैं ना, इंडियन काउंसिल एक्ट वगैरह, ये सब मान लीजिए तब के कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो इम्पोर्टेंट है। ओके, कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान लीजिए स्टेटस मिल गया कि हाँ, आपसे पोर्टफोलियो सिस्टम ही होगा। ओके, पोर्टफोलियो सिस्टम का बेनिफिट क्या है? देखिए, मान लीजिए कि एक मैदान है, क्रिकेट का मैच चल रहा है और बॉल आया, साढ़े 11 के 11 लोग फील्डर्स, जो फील्डिंग साइड है, वो इस बॉल को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो क्या होगा? हाईली इनएफिशिएंट वर्क होगा, हाईली इनएफिशिएंट वर्क होगा, ठीक है, हाईली इनएफिशिएंट वर्क होगा। आप देखेंगे जब भी क्रिकेट मैच चल रहा होगा कि मान लीजिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर एक फील्डर है, यहाँ पर एक फील्डर है और यहाँ पर एक फील्डर है। तो बॉल अगर इनके बीच में से जाए ना, तो ये लोग भी नहीं दौड़ेंगे, ये भी नहीं दौड़ेगा, ये भी नहीं दौड़ेगा। इसके पास आ रहा है, ये यहाँ पर दौड़ के, यहाँ पर दौड़ के, जहाँ पर भी ये बॉल आएगा वहाँ पर दौड़ के वो बॉल को पकड़ लेगा। ये इस फील्डर की ज़िम्मेदारी है। बॉल अगर यहाँ पर आया तो अब इस फील्डर की ज़िम्मेदारी है, यहाँ पर आया तब इस फील्डर की ज़िम्मेदारी। ये है एफिशिएंट मेथड, ये है एफिशिएंट टेक्निक। क्यों है? क्योंकि इसमें बर्नआउट हो जाएगा, इसमें बर्नआउट हो जाएगा। 11 के 11 लोग हर बॉल में दौड़ेंगे तो एक द 4-5 ओवर के बाद ही खेल खत्म, उनमें कोई एनर्जी बचेगी नहीं, ठीक है? तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो यहाँ का फ़ील्डर है, यहाँ का फ़ील्डर है, यहाँ का फ़ील्डर है, यहाँ का फ़ील्डर है, ये इनको कोई काम ही नहीं है, तो ये आराम कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट बॉल में जब अगर इसके पास आया तो ये दौड़ के पकड़ेगा बॉल को, तब ये सब आराम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सिस्टम है कि अगर काम को डिवाइड, और ये भी समझ लीजिए ना कि एक व्यक्ति सारे काम को नहीं देख पाएगा, और सारे व्यक्ति अगर सारे-सारे काम को देखना स्टार्ट करें तो वो इनएफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है? तो इसके लिए ज़िम्मेदारी दे दी गई कि अच्छा, आप एक्स हैं, आप ये डिपार्टमेंट सँभालेंगे, आप वाई हैं, आप ये डिपार्टमेंट सँभालेंगे, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर आज रेलवे में कुछ गड़बड़ होती है, तो आप रेलवे मिनिस्टर से जाके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकेंगे। ठीक है ना? नहीं तो अगर मान लीजिए कि 10 के 10 व्यक्ति जो, या मान लीजिए 20 मिनिस्टर सँभाल रहे हैं रेलवे, तो आप किनसे जाके पूछेंगे कि क्या चल रहा है? ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है। तो बेनिफिट समझ में आया होगा आपको पोर्टफोलियो सिस्टम का, कि इससे क्या होगा कि काम डिवाइड होगा, और हर एक का डिपार्टमेंट, हर एक का ऑब्जेक्टिव पता होगा, और वो उसके हिसाब से काम
कर सकते हैं, ठीक है? इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए कि रेलवे मिनिस्टर को कोई अगर रेलवे प्रोजेक्ट या कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए परमिशन चाहिए होगा, मतलब बजट चाहिए होगा फाइनेंस मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर वो अप्रूव करेगा। उसके बाद मान लीजिए कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए, तो उसके पास फिर से एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, ठीक है? मान लीजिए कोई फार्म लैंड चाहिए, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा कि आप थोड़ा फार्म लैंड में जगह करके दीजिए, ठीक है? तो इनके पास जाना पड़ेगा, तो इससे क्या होता है कि थोड़ा डिले आता है, लेकिन अल्टरनेट कुछ है ही नहीं इस पोर्टफोलियो सिस्टम का, क्योंकि आप हर एक जन को मतलब सारे डिपार्टमेंट नहीं दे सकते, और 20 जन को 20 डिपार्टमेंट हर कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो सिस्टम ही नहीं है। तो यही सबसे एफिशिएंट सिस्टम है अभी तक, अभी तक, ठीक है ना? तो इसलिए इसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट जाते हैं। हाँ, अब ये भी अब आप कह सकते हैं कि अगर रेलवे मिनिस्टर को एनवायरनमेंट मिनिस्टर बना दे, तो रेलवे मिनिस्टर सोचेगा कि मैं तो सारे प्रोजेक्ट्स का एनवायरनमेंट क्लियरेंस दे दूँगा। तो उससे ड्रॉबैक भी आएगा इसमें, ठीक है ना? अगर एनवायरनमेंट मिनिस्टर को हाईवे मिनिस्टर बना दे, तो वो सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर देगा, ठीक है? ओके, तो आते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में। दिस एक्ट gave formal recognition to the portfolio system, ठीक है? पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। ओके, सो इसमें क्या होगा? अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम specific government departments will be allocated to each council member, ठीक है? ओके, टू ईच काउंसिल मेंबर, ओके, ठीक है, समझ में आया? ओके, इससे फायदा क्या होगा? इट वाज डन टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव efficiency, administrative efficiency by allowing members to issue final orders within their respective departments, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, तो 4 हो गया। फिफ्थ पॉइंट, एम्पावरमेंट और एम्पावर्ड कर देते हैं, ठीक है? एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स and orders for the more convenient transaction of business in the council, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए अभी क्या होता है कि जो स्पीकर है, उनको पावर है कि वो अपने हिसाब से जो रूल, मतलब जो हाउस कंडक्ट करना है, वो स्पीकर के हिसाब से वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है? कौन सा लेजिस्लेटिव बिल लाना है टेबल पर, कौन सा क्या करना है, वो सब स्पीकर देखता है। तो तभी ये जो पावर है ये वाइसरॉय को दे दी गई थी कि वाइसरॉय जो है वो रूल्स बनाएंगे, ऑर्डर्स बनाएंगे, ताकि कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हो सके, ठीक है? नेक्स्ट, वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस पावर दिया गया, ठीक है? सो दिस एक्ट empowered empowered the viceroy to issue ordinances
to issue ordinances without the concurrence of legislative council, without the concurrence of legislative council ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, हमेशा नहीं, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। और इसका लाइफ कहाँ तक है, ठीक है, इसका लाइफ कहाँ तक है, लाइफ है 6 महीने, ये आज भी फॉलो हो रहा है। सो द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस was 6 months, ठीक है। सो लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस was 6 months। समझ में आया, ये था पूरा 1861 का कानून, इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, तो अभी हम आएंगे 1892 पे, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अच्छा, एक चीज बस आप लिख लीजिए कि जो 1861 में ये कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि अभी 2 पद है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुछ कुछ एग्जाम में पूछा गया है, स्टेट वीसीएस में, यूपीएससी में उतना तो अभी तक पूछा नहीं है। ये थे सर चार्ल्स वुड, ठीक है, सर चार्ल्स वुड। ओके, ये याद रख लीजिएगा नाम, सर चार्ल्स वुड, ठीक है। तो 1861 हो गया खत्म, अभी 1892 पे थे, ठीक है। देखिए 1892 जो कानून है, इसको लाने के पीछे का बैकड्रॉप क्या है, बैकड्रॉप है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ये फॉर्म हुआ, ठीक है। और इन्होंने एक रिफॉर्म मूवमेंट, जो मॉडरेट्स है, यहाँ पर मॉडरेट्स ने मूवमेंट चलाया, मूवमेंट चलाया, लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, थोड़ा बहुत एडुकेशन देने के लिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में के लिए डिमांड करने लगे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन डिमांड्स, है ना। तो ये सब स्टार्ट हो गया। तो इसी डिमांड को देखते हुए ये कानून लाया गया कि इंडियंस को और अभी थोड़ा बहुत और देना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं फिर यहाँ पर, तो बैकड्रॉप क्या है या बैकग्राउंड, with the formation of Indian National Congress in 1885, there was a rising political awareness, and nationalist sentiment rising लिख लिया, among Indians, ठीक है। तो इंडियंस में ये बनना स्टार्ट हो गया। Thus they started demanding क्या, greater participation, greater, ठीक है। Thus they started demanding greater political rights and participation in government, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये आया, और इस समय जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड डफर थे शायद, नहीं थे, वो तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं।
ठीक है? और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वो लॉर्ड क्रॉस थे, ठीक है? लॉर्ड क्रॉस, ठीक है? तो याद रख लीजिएगा ये 2 नाम। अभी आते हैं प्रोविजंस पे डायरेक्टली। प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है? सो जो पहला जो मेन प्रोविजन है, वो है कि देखिए, इंडियंस को इंक्लूड करना है ना, तो इंडियंस को इंक्लूड करने के लिए फिर से क्या होगा? जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो क्या होगा? काउंसिल को एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है? जब भी नए मेंबर्स ऐड करने होंगे तो क्या होगा? काउंसिल को एक्सपैंड किया जाएगा। तो वही इस बार भी होगा कि काउंसिल को एक्सपैंड कर दिया जाएगा। और कौन से वाले पार्ट को? ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल? अब जो इंडियंस हैं, वो तो नॉन ऑफिशियल होंगे ना, तो नॉन ऑफिशियल, तो जो भी हो, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा होगा? सॉरी, एक ठीक है? सो दिस एक्ट increased the number of non-official members in the central and provincial legislative councils, but but maintained the official majority. But maintained the official majority. ताकि ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स है, मान लीजिए कि क्या होगा, ये एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पर ऑफिशियल मेंबर मान लेते हैं और नॉन ऑफिशियल मेंबर एक बार मान लेते हैं, ठीक है? मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है। तो अगर ये कोई भी बिल पास करने के बारे में सोचेगा, तो ये अगर रिजेक्ट कर देता है, तो वो पास ही नहीं हो पाएगा, तो एग्जीक्यूटिव का जो प्लान है, वो फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हमेशा ही इसको ज़्यादा करना पड़ेगा और इसको कम। ये इम्पोर्टेंट है किसी भी लेजिस्लेचर के लिए। आप दुनिया में किसी भी लेजिस्लेचर को देख लीजिए, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, मैं ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट है, जो भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। जिसके पास मेजॉरिटी है, वही गवर्नमेंट फॉर्म करता है ना? तो दुनिया में आप किसी भी डेमोक्रेसी को देख लीजिए, तो जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है, वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। तो क्यों? क्योंकि वो पार्टी तभी तो अपना जो भी बिल्स है, एक्ट्स है, ये सब पास कर पाएगी। नहीं तो आप अगर सोचिए कि गवर्नमेंट तो एग्जीक्यूटिव है और पार्टी जो मतलब जो मेजॉरिटी फॉर्मेशन, ये सब तो लेजिस्लेटिव बॉडी का पार्ट है। ठीक है ना? तो लेजिस्लेटिव बॉडी में जो जीते, जो हारे, उससे एग्जीक्यूटिव को क्या लेना-देना होना चाहिए? लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में पूरा एकदम सेपरेशन नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से ही उठ के आता है। तो लेजिस्लेचर में जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी, वही तो अपना सारा कानून, सारा काम वो पार्लियामेंट में पास करा सकता है ना? पार्लियामेंट में तो वही सब पास करा सकता है। तो वही पार्टी एग्जीक्यूटिव भी बनती है, मतलब उसके कुछ मेंबर्स एग्जीक्यूटिव है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, तो पार्लियामेंट में ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कितने हैं? मान लीजिए पार्लियामेंट में 545 सीट्स है, मतलब लोकसभा में, ठीक है? लोकसभा में। तो जो पीएम एंड जो मिनिस्टर्स हैं, इनको आप ऑफिशियल मेंबर्स मान सकते हैं, ठीक है? आप स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को भी, क्योंकि ये भी एक पद होल्ड कर रहे हैं, तो इनको ऑफिशियल मेंबर मान लीजिए। लेकिन बाकी जो भी है रेस्ट, चाहे वो सेम पार्टी, जैसे कि मान लीजिए आज बीजेपी की पार्टी जो है, या एनडीए बोल लीजिए, ठीक है? तो एनडीए की जो सरकार है, तो एनडीए में मान लीजिए कि कुछ 292 कुछ ऐसा मेंबर है। तो उसमें से तो शायद 70 जन मिनिस्टर होंगे, मतलब पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहाँ पर 2 जन, तो मान लीजिए कुछ कुछ मान लीजिए अप्रॉक्सिमेटली 70, ठीक है? तो रेस्ट जितने भी हैं, ये 470 कुछ ऐसा आएगा।
तो ये सभी नॉन ऑफिशियल मेंबर होते हैं। आज के डेट में ये क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं तब के ज़रिए मतलब आज के ज़रिए तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आज के ज़रिए मैं तब की बात कर रहा हूँ, ओके? सो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उनको कहा जाएगा, जो कि कोई पद होल्ड नहीं कर रहा। आज के लिए तो पार्टीज़ वगैरह हो गए, तब क्या होंगे, तब यहाँ पर ज़्यादातर ब्रिटिश रहेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल और जो भी जो भी पद होल्ड कर रहे हैं, जो भी कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, वो सारे ब्रिटिशर्स ही है। बड़े-बड़े पोस्ट जो भी होल्ड कर रहे हैं, वो सारे ब्रिटिशर्स हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स रहेंगे और यहाँ पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वहाँ पर मेजॉरिटी इंडियंस ही रहेंगे। तो एक ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि अगर इंडियंस मेजॉरिटी में आ गए, तो ये ब्रिटिश का कोई भी कानून पास नहीं होने देंगे। तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनको तो पता है ना कि जो भी ब्रिटिश कानून पास करेंगे, वो एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर ही होगा। तो इसके लिए ये प्रावधान था। इसके बाद ये भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? धीरे-धीरे पावर बढ़ रहा है इंडिया का। आप थोड़ा गेम को समझिए, धीरे-धीरे पावर बढ़ रहा है, बहुत धीरे-धीरे। Thus, it expanded क्या? Expanded the Indian Legislative Council, ठीक है? Indian Legislative Council allowing for greater participation, greater Indian participation, ठीक है? Allowing for greater participation of Indians या greater Indian participation, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहली बार एक इलेक्शन टाइप मैकेनिज्म की बात इस एक्ट ने कही है फॉर द सिलेक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन एक इलेक्शन टाइप मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया गया, तो हम इसको कहेंगे कि पहली बार कोई एक इलेक्शन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया है, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है? सो सेकंड पॉइंट, while this act did not explicitly mention or mentioned elections, ये टर्म यूज नहीं किया गया था, ठीक है? इट did include did it did included an indirect electoral process for the selecting some non-official members, ठीक है? तो धीरे-धीरे बढ़ रहा है इंडियंस का पावर और धीरे-धीरे इलेक्शन टाइप मैकेनिज्म आएगा। 1909 में आपको पता ही है कि इलेक्शन पूरा इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन वहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट यूज़ किया गया, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, लोकल बॉडीज़ के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि लोकल बॉडीज़ ही नॉमिनेट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर इलेक्शन यूज़ नहीं किया गया था, कुछ-कुछ जगह नॉमिनेशन यूज़ किया गया था, ठीक है ना? तो वो हम देखेंगे। तो एक हेडिंग डाल देते हैं, लोकल बॉडीज़ वर एम्पावर्ड as this act provided provided for the nomination nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy। देखिए, जो अपॉइंटमेंट है वो तो वाइसरॉय करेगा, लेकिन ये लोग नॉमिनेट करेंगे, ठीक है? So provided for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation sorry, on the recommendation of the provincial
on the recommendation of the provincial legislative councils and the Bengal Chamber of Commerce. ठीक है, तो देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनके रिकमेंडेशन पर कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को वाइसरॉय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट करेगा, नॉमिनेट करेगा। ठीक है, ओके। इनके रिकमेंडेशंस देखिए, ये पॉइंट है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो एक फ्लो चार्ट। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट तो वाइसरॉय, अभी भी वही है, सेम प्रोसीजर, वाइसरॉय नॉमिनेट करता है। और कुछ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कौन सेलेक्ट करता है या रिकमेंड करता है? रिकमेंडेड बाय, ये कौन है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो रिकमेंडेड बाय कौन? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, provincial legislative councils and Bengal Chamber of Commerce। ठीक है, समझ में आया? इजी है। ठीक है, और अब क्या बचा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन करेगा? वहां के जो गवर्नर है, सो गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, ये नॉमिनेट करेंगे। ओके, नॉमिनेटेड बाय, और ऑन द रिकमेंडेशन कौन? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नहीं। सो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं यहाँ पर, इनको ऑन रिकमेंडेशन ऑफ लोकल बॉडीज जो है, ठीक है ना, लोकल बॉडीज जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटीज, फिर यूनिवर्सिटीज, ओके, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर्स। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सब। ओके, सो ये सब नॉमिनेट करेंगे, तो यहाँ से रूरल जो बॉडीज है इनको थोड़ा पावर मिल गया, ओके, कि ये अपने नुमाइंदे भेज सकेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। So this act increased the functions of legislative councils, ठीक है, and gave them the power of discussing the budget, ठीक है, express their opinions on it, ठीक है, अपनी राय दे सकते हैं वो, and address questions to the executive। ठीक है, इसके पहले एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन अभी एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेटर्स
were allowed to question the executive on other issues of public interest. ठीक है, बाकी जो भी इश्यूज है पब्लिक का, फाइनेंशियल मैटर में ही नहीं, बाकी जो भी इश्यूज है वो भी कर सकते हैं by giving a 6 day notice. 6 day notice. Okay, this is or this was so this was a pivotal step towards increasing transparency and government accountability. ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है, देखिए आज भी क्या है, आज भी पार्लियामेंट में गवर्नमेंट की पार्टी की मेजॉरिटी है, लेकिन जो अपोजिशन है, ठीक है, जो अपोजिशन है वो क्वेश्चन पूछ के अकाउंटेबल करती है, जनता के सामने ऐसे ऐसे इश्यूज लाती है, ठीक है, जो हो सकता है कि गवर्नमेंट के ध्यान में ना हो या गवर्नमेंट उन पर काम नहीं करना चाहती, तो ऐसे इश्यूज को ये पूछती है, ये उनका अधिकार है। ठीक है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की पार्टी का भी जो मेंबर है वो भी पूछता है, आप बताइए आप मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये क्यों नहीं किए या ये किए तो इसमें क्या होगा, ये सब उनके पार्टी के लोग भी पूछते हैं या पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या इंक्रीज करता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। या और पार्लियामेंट में गवर्नमेंट झूठ नहीं बोल सकती, पॉलिटिकल रैलीज में आपको झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो भी होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है, और उसमें गवर्नमेंट की कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो झूठ नहीं बोल सकती। ठीक है, ये सब ऑन रिकॉर्ड होता है। जो भी पार्लियामेंट में मान लीजिए कि किसी एक मेंबर ने कोई एक रिपोर्ट मांगा है कि आपने एक सड़क बनाया यहाँ पर, तो कहाँ कहाँ से क्या लेबर लिया है, कितना खर्चा हुआ है, क्या मटेरियल क्या क्या यूज किया है, तो वो जो पूरा जो रिपोर्ट इनको दिया जाएगा, ये इस रिपोर्ट की एक एक बात सच होगी। ठीक है, तो क्योंकि पार्लियामेंट में झूठ नहीं बोला जा सकता, ठीक है, इसीलिए पार्लियामेंट होता है, क्योंकि वो सब ऑन रिकॉर्ड होता है, अगर झूठ बोला तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ, सो दिस वाज अ pivotal स्टेप टुवर्ड्स इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंस है। ठीक है, एक बड़ा सिग्निफिकेंस है, तो इसके लिए इसीलिए डज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 is regarded as a watershed moment for establishing or establishing for starting a representative type of government in modern India. And by introducing क्या, indirect type of elections and increasing the Indian participation in legislative councils. ठीक है, ओके, सो इसके लिए ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ओके, तो अगर सिर्फ इस पर कल मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप रिविजन्स लिख पाएंगे, समझा भी पाएंगे और लास्ट में कंक्लूजन दे पाएंगे। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग करेंगे क्या, 1892 हो गया, अभी सीधा 1909 1919, ये दो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। उसके बाद 1935 और 1947 और एक क्लास, फिर ये टॉपिक खत्म। ओके, जिसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉर्डरिंग्स में जाएंगे। ठीक है, तो
कुछ भी डाउट हुआ तो आप लोग बोल दीजिएगा कमेंट में। और आज के लिए इतना रखते हैं, आप लोग ठीक से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? और ये पूरा फ्री कोर्स है, इसका ठीक से यूटिलाइज़ कीजिए, ओके? बाय, गुड नाइट।